दीदी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंशु सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो, बाजार में अच्छा भाव ले सके, लेकिन कई बार पूरी जानकारी न होने की वजह से वो चूक जाते हैं। इसीलिए हमारा मकसद होता है कि कृषि के क्षेत्र से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हम आपको बताएं। इसके अलावा जानकारी दें कि कैसे सरकार की योजनाओं से जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं, साथ ही नई तकनीक को अपनाकर कैसे प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे विज्ञान और किसान में कि कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल करें। इसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए अब नजर डालते हैं मंत्रालय से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर हमारे किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। जी हाँ, चाहे वो हम बात करें बिजनेस के क्षेत्र की, इसके साथ ही साथ कमोडिटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जिससे इससे जोड़कर लाभ लिया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर हमारे किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए एक वरदान है। किसान भाइयों, अब खेती किसानी से थोड़ा सा उठकर हमें कृषि व्यवसायीकरण की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और कम से कम हम जागरूक जरूर हों कृषि व्यवसायीकरण की तरफ, और व्यवसाय हम करना भी प्रारंभ करें और नहीं तो उसके बारे में जानकारी तो अवश्य ही लें, जिससे कि हम अपनी उपज का या अपने उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर सकें या फिर उपज का भी अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। इसके लिए किसान भाइयों मैं यह सलाह दूंगा कि आप एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जिसे कि कृषि व्यवसाय उस्मायन केंद्र भी कहते हैं हिंदी में, इनके माध्यम से आप इन पे संपर्क करें। और यहाँ क्या होता है कि आपको बस केवल अपना एक आइडिया लेकर जाना है, विचार लेकर जाना है कि आप क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, कृषि से संबंधित होना चाहिए, और उसमें फिर आपको तरह तरह की सलाह या जैसे आपको वो पूरा मदद करेंगे। इसमें जैसे कि आपको किसी बैंक से कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं, बिज़नेस मैनेजर होते हैं, बिज़नेस में क्या क्या सर्वे, क्या क्या मार्केटिंग मैनेजर होते हैं जो मार्केटिंग के लिए मदद करते हैं, कैसे ब्रांड बनाना है, क्या करना है, या फिर DPR बनाना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है बिज़नेस का, और कैसे लोन मिलेगा या शासन की किसी योजना से कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे डेमो यूनिट्स भी रहती हैं, आप छोटा व्यवसाय वहाँ से पैकिंग वगैरह करके अपना छोटा सा प्रोडक्ट बेच कर देख सकते हैं। फिर अगर आपका वो अच्छा चलता है तो उसे आगे भी ले जा सकते हैं। और यह जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हैं, यह नाबार्ड ने स्थापित किए हैं, मैनेज हैदराबाद में भी है और नार्म हैदराबाद में है, यहाँ तक कि ICR के जो विभिन्न संस्थान हैं वहाँ भी सभी जगह आजकल एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं। तो किसान भाई निसंकोच वहाँ पर जाकर उनसे मदद लें, तो आप निश्चित ही या तो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करें या फिर किसी माध्यम से, चाहे FPO हो जैसे, तो FPO भी उसमें भाग ले सकता है, या तो आप किसी अच्छे FPO से जुड़ जाएं अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं तो आप अपना FPO बनाइए, उसके माध्यम से आप व्यवसाय कर सकते हैं। और एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर आपको तरह तरह की नेटवर्किंग भी कराता है, जो कि आपको ख़रीदार से लेकर और मतलब कहाँ से सोर्सिंग करना है, क्या करना है, वो भी आपको कनेक्ट करता है, मार्केट प्रोवाइड करता है, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, मेले लगते हैं, वहाँ भी आप तरह तरह की जानकारी ले सकते हैं वैल्यू एडिशन की। और सबसे बड़ा लाभ कृषि एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का क्या होता है किसान भाइयों,
कि जिस संस्थान में हम डायरेक्ट शायद नहीं जा सकते, बड़े संस्थान हमें थोड़ी हिचक होती है, उस केंद्र के माध्यम से वो आपको वहाँ कनेक्ट कराएंगे, चाहे ICAR का संस्थान हो, चाहे भारत सरकार का कोई संस्थान हो, जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं और वहाँ पे आप जिस भी चीज़ में आपको कमी है, आप स्थापित करना चाहते हैं कोई व्यवसाय, तो उसकी पूरी ट्रेनिंग मिलेगी आपको और पूरी जानकारी मिलेगी। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। बदलते मौसम के साथ पशुपालकों को अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि गर्मियों ने दस्तक दे दी है, पारा लगातार अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। इसीलिए पशुपालकों के लिए भी आवश्यक है कि पशु के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उनका आवास कैसा हो, आहार कैसा हो, इसको लेकर वैज्ञानिक सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाएं, ताकि उन्हें किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो और पशुओं की उत्पादकता सुनिश्चित रहे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मार्च के माह में तापमान में इजाफा होने लगता है। ऐसे में पशुपालकों को दूधारू पशुओं की खास देखभाल करनी चाहिए। दिन में धूप तो सुबह शाम तापमान कम होता है। इस तापांतर का पशु के सेहत पर सीधा असर पड़ता है। पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा उपलब्ध कराएं। हरे चारे में 70 से 90% पानी होता है, जो पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। लेकिन इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम होती है, इसलिए पशुपालकों को समय रहते इसका प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके लिए पशुपालक मार्च अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काउपी, लोबिया जैसे हरे चारे की बुआई कर दें, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। इस समय भी पशुओं को संतुलित आहार दें। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देने से बचें। इसके अलावा पशु को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर पानी पिलाना भी बेहतर होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पशु को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं का आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो। साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म न रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। पशु आवास की साफ सफाई करें। आवश्यकता होने पर रंगाई पुताई भी कराएं। पशु आवास में सीलन हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें। इसके साथ ही इस मौसम में पशुओं को कई तरह के रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से बचाने के लिए टीका लगवाएं। यदि पशुओं को जुलाई अगस्त महीने में टीका लगाया गया था तो उन्हें दोबारा टीका लगवाएं। साथ ही समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह भी लेते रहें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि
कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान खासतौर पर जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं वो व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन को अपना सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। जी हाँ, बकरियों को आमतौर पर हम गरीब की गाय के तौर पर जानते हैं, गरीबों का एटीएम भी इसे कहा जाता है, लेकिन अगर व्यावसायिक तौर पर बकरियों का पालन करें तो उनके दूध के कई तरह के उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध होंगे और उनके अच्छे खासे दाम भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे हमारे किसान पशुपालक बकरी पालन को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। देखते हैं कृषि स्टार्टअप में। तैयार हो जाते हैं। बकरी जिन झाड़ियों, घास और पत्तियों को खाती है वो कई तरह के औषधीय गुण लिए होती है। ये गुण बकरी के दूध में भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र के विनायक नरावड़े पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्ल और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर को ये ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला, मेरी साल की आमदनी बढ़ गई, मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा। इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है और जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं। इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है। वैसे तो हमारे किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावड़े का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। 15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। हमने सानेन ब्रीड, अफ्रीकन बोर और सानेन से सिलेक्शन क्यों किया? जब हम दूध यानी डेली अर्निंग मिलता है, हमें एटीएम जैसा पैसा मिलता है, मीट में हमें कुछ देर के बाद पैसा मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमें डेली दूध सेल करें और डेली हमें पैसा मिल जाए। इसलिए हमने स्टार्ट किया। पहले टाइम में हमें तकलीफ आ गई, जो कि दूध, बकरी का दूध विलेज में कोई लेता नहीं है, तो उसे सिटी में हमें सेल करने के लिए ट्राई करना पड़ा। पहले हम प्रेफरेंस दिया बॉम्बे को। बॉम्बे में हम बाय बस से, पहले स्टार्टिंग में बस से हम दूध का पार्सल पैक करते थे और बस में भेजा जाता था, उसको टाइम जाता था। अब भी हम उसके बाद जो अपडेट किया है वो हम दूध मिल्क वैन में हम वो बॉम्बे, गोवा और चेन्नई तक मिल सपोर्ट करते हैं। हम सानेन में एवरेजली जब दूध निकालते थे तो पहले हमें आधा लीटर से ऊपर नहीं मिलता था एक बकरी के पीछे। तो हमने स्टार्ट किया, उसका स्टडी करने के लिए उसका न्यूट्रिशन चेंज किया, उसका खाना बढ़ाया, जिसका यूटिलाइजेशन मिल्क में हो जाए। ऐसे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और हमें
उसमें सक्सेस मिला और हमारी बकरी दिन में 2 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है। इस दूध को हम पाउच पैकिंग 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml में करते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की उनको हम सपोर्ट करते हैं। एक जमाना था जब गांवों में बकरी पालने का आम रिवाज था, फिर धीरे धीरे ये रिवाज खत्म होता गया। आज के दौर में जबकि हर काम व्यवसाय का रूप ले रहा है, बकरी पालन भी व्यवस्थित तरीके से होने लगा है। इसके लिए बकायदा फार्म बनाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की ओर से सहायता भी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कुछ राज्य में ये सहायता 100% तक पहुंच जाती है। आज हम जब भी बकरी पालन के बारे में सोचते थे तो लोग सबसे पहले ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर, खेती हमारा मेन बिजनेस है और ये बकरी पालन या मुर्गी पालन ये हमारा सेकेंडरी बिजनेस है। तो सेकेंडरी ही हम उसको सोचते थे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि एज अ प्राइमरी बिजनेस हमारा ये मुख्य बिजनेस भी हो सकता है। तो जब भी आज हम देखते हैं बहुत सारे यूथ अभी ये बकरी पालन में आ रहे हैं और ये सारे यूथ एज अ प्राइमरी बिजनेस उनका मुख्य व्यवसाय करके ये लोग अभी बकरी पालन करना चाह रहे हैं। जब भी आप बकरी पालन के बारे में सोचते हो तो ICR इंस्टीट्यूट से, KVK से, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, ऐसे अच्छे जगह पे जाके आप अगर बकरी पालन का अच्छा सा ट्रेनिंग ले सकते हैं तो आप वहाँ पे जाओ, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लो। आप कम से कम 8 से 10 फार्म्स को विजिट करो और हो सकता है तो आप 6-7 दिन का वहाँ पे जाके पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो आप डेफिनेटली बकरी पालन का अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब हम बकरी पालन के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बकरी पालन बिजनेस मेजरली 3 रीज़न से होता है। पहला होता है मीट पर्पज़, दूसरा होता है मिल्क पर्पज़ और तीसरा होता है कि ब्रीडिंग फार्म्स। सो ये तीनों इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मीट पर्पज़ के लिए आप देखना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग अभी नॉन वेजिटेरियन है और बकरी का मीट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मीट पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो बकरी को आज हमारे भारत में 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बकरियां अभी अवेलेबल है और अगर ये 3 से 4 लीटर का दूध हम देखते हैं तो आज बॉम्बे है, चेन्नई है, गोवा है, यहाँ पे जगह पे जब हम महाराष्ट्र से, पुणे से दूध बेचते हैं तो वो 175 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट उसे मिलता है। तो बहुत ही अच्छा इनकम दूध से भी होता है। तो आप दूध पे भी फोकस कर सकते हैं। हमारे किसी दोस्त को नया बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना है या पुराने हमारा बकरी पालन का बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लें। गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या बाकी की एजेंसी हो, बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स अभी बकरी पालन के लिए शुरू है। जैसे NLM है, RKVY है और बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है। तो मैं सभी फार्मर से सूचित करना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के लिए सेकेंडरी बिजनेस तो बकरी पालन कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी आमदनी चाहिए तो आप एज अ मेन बिजनेस करके भी आप बकरी पालन को शुरू करें। आपको जब भी कुछ हेल्प चाहिए, KVK यूनिवर्सिटी और ये सारी यंत्रणाएं आपके सेवा में हाजिर है। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये 19वीं गणना से 10% ज्यादा थी। इसका मतलब हुआ कि देश में बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। और आइए बात करते किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की। जी हाँ, FPO से हमारे किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है और सरकार भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर है। किसानों को इससे बड़ी संख्या में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान FPO से जुड़कर अपने उत्पादों को लेकर एक नया बाजार ढूंढ पा रहे हैं और अपने स्टॉल्स भी लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इन किसानों से कैसे उन्हें FPO से लाभ हो रहा है। हमने बहुत से विभिन्न प्रकार के तेल लॉन्च किए हैं मार्केट में, जिसमें हमारा मस्टर्ड ऑयल, येलो मस्टर्ड ऑयल, आमंड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, वॉलनट ऑयल और सेसमे ऑयल भी आता है। ग्राउंडनट भी हमने अभी लॉन्च किया है। हमारा माल अब जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब की स्टेट में और दिल्ली NCR पूरा और UP ईस्ट में वहाँ तक हमारा माल मौजूद है। तो कंपनी का आगे यही विज़न है दैट हम और प्रोडक्ट्स ऐड करें, अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बास्केट बनाएं और इसे आगे लेके जाएं।
आप चाहें तो हमारे प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं। हम लोग मिलेट्स को स्प्राउट करते हैं और फिर उसके रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरा स्टार्टअप है सदगुरु सुपर फूड्स, जिसमें हम मिलेट्स के साथ लेंटिल्स को, मिलेट्स जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, जिनको हम श्री अन्न भी कहते हैं, इनको हम स्प्राउट करके मिलेट्स जैसे लेंटिल्स जैसे कि मूंग दाल, मोट दाल, इनके साथ मिक्स करके रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स जैसे कि इडली, पूड़ी के बैटर्स, सूप, पैनकेक मिक्सेस, चीला मिक्सेस, पॉरेज, इडली और मिलेट पुलाव जैसे कई अन्य प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि बच्चों को और साथ ही बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आते हैं। हमारे पास सारे तरीके के रेडी टू कुक और रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो हम मिलेट्स को यूज़ करके बनाते हैं, बिना प्रेजर्वेटिव्स के और बिना कोई एडिटिव्स के। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, यानी हम आपको बताएंगे सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि खास तौर पर आप किसानों के लिए हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया यानी इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे किसान सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, यानी आपको हम देते हैं विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी। और आज इसी कड़ी में हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, जो कि हमारे किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। कई बार मौसम की मार की वजह से या फिर ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए एक सच्चे दोस्त की तरह है, एक सहारे की तरह है। कैसे किसान इसका लाभ लें, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको जानकारी दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल करें और हमें पत्र भी लिखें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मुझे अपने 2 मनपसंद फ्रेंड्स के साथ फोटो चाहिए। तो मनपसंद फ्रेंड्स, समझ गए। हम रेडी हैं ग्रोवर। और मेरे दोनों दोस्त भी रेडी हैं। मेरी कड़छी और कढ़ाई। चलो कड़छी और कढ़ाई जी, एक बड़ी सी मुस्कान तो दे दो। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं। किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। वो विरह की दास्तां रहना बीती जाए, शाम न आए। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।